ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी हाँ, कितने तैयार हम। बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, खतरा सर पर है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि सरकार अभी भी सुस्त है, सोई हुई है, उसे कोई खास मतलब इन चीजों से नहीं है। इसी वजह से एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं भागलपुर की, जिसके बाद अंदाजा आप लगा सकते हैं। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में इजाफा होने की वजह से कहलगांव, नवगछिया, गोपालपुर और राघोपुर में कटाव तेज हो गया है। गंगा का पानी बढ़ने से गांव में तेजी से कटाव हो रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। कटाव को रोकने के लिए विभाग द्वारा बालू से भरे बैग, पत्थर, नायलॉन कैरेट से तटबंधों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विभाग की कछुआ रफ्तार काम से हालत बिगड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। बता दें कि गंगा का जलस्तर 28.1 मीटर तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा गांव पर बढ़ने लगा है। तो ये तस्वीरें हम आपको भागलपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे तरीके से कटाव आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे एक पानी आता है और ऐसा लगता है कि बालू की वो जमीन है उसको काटता हुआ लेकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई खास कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, तटबंध पूरी तरीके से कमजोर हो गए हैं, तेजी से कटाव हो रहा है। और फिलहाल हमारे साथ दिवाकर जुड़ गए हैं सहरसा से। स्वागत है दिवाकर जी, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी इन तस्वीरों को देखने के बाद? सबसे पहले मैं आईसीटीवी को धन्यवाद देता हूँ जी शुक्रिया। सारे जो समस्या मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, बात रखिए दिवाकर जी। सहरसा की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, आपसे ही जानेंगे कि वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है। ये रास्ता है, खराबी है, बाहर के ले जाता फसलों को घर और सरकार। माफ कीजिएगा दिवाकर जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट के आ रही है। आप दोबारा हमें फोन करने की कोशिश करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक सहरसा से ही विपुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है विपुल जी आर्यन अभियान में। क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखने के बाद? जी, यहाँ पे आपदा प्रबंधन की स्थिति बहुत ही कमजोर है। जिला प्रशासन को सतर्क होकर कार्य करना चाहिए जी। नीतीश कुमार को कोसी क्षेत्र पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और जी विपुल जी, सहरसा की तस्वीर हमने इससे पहले भी आपको दिखाई थी। अगर आपने आर्यन अभियान देखा होगा तो हमने इससे पहले के एपिसोड में दिखाया था। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सहरसा की अगर बात करें, फिलहाल वहां पर किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? जी, बहुत ही कम प्रयास किए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो रामबदन जी, आपने देखा होगा कुछ दर्शक जुड़े सहरसा से। सहरसा वही इलाका जहां पर कोसी नदी का हम देखते रहते हैं, रौद्र रूप कई बार देखा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई तैयारी नहीं। इससे पहले भी सहरसा से एक दर्शक जुड़े, उन्होंने बोला कोई तैयारी नहीं। आपने भागलपुर की तस्वीर देखी जिसके वजह से कई गांव पर खतरा मंडरा रहा है। कहलगांव, नवगछिया, कई इलाकों में खतरा मंडरा रहा है, तेजी से कटाव हो रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था, कोई भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अभी ये शुरू हुआ है जी, अभी जान माल की उतनी क्षति नहीं हुई है। तो क्या ये इंतजार किया जा रहा है कि कुछ लोग? बिल्कुल, अभी इंतजार किया जा रहा है जो कई गांव कट जाए, कई गांव के घर कट जाए, गांव में पानी चलावे और उसको बांध पर या किसी स्कूल के कॉलेज में उसको ठूस दिया जाएगा और फिर वहां से रोटी के टुकड़ा उसमें बांटेंगे, फिर गेहूं बांटेंगे, फिर दवा बांटेंगे। रामबदन जी, 2008 में जो त्रासदी आई थी उसके पुनर्वास आज भी कई लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ है। कई ऐसे वही हम कह रहे हैं जी। ये जितनी भी समस्या आप लोग, बिहार मामले के प्रभारी हैं मुकेश जी, हम लोग से ज्यादा जानते हैं और हम लोग राजनीति हैं, ये लोग विशेषज्ञ। हमारा ये कहना है, और हम लोग भी बचपन से देखते आए हैं, हम लोग भी गंगा के किनारे के रहने वाले आए हैं। ये जो उत्तर बिहार के जितना भी बाढ़ का पानी आता है तो वो सिर्फ पानी नहीं आता है, वो कचरा और गाद भी अपने साथ लेते आता है जी। जो हमारी नदियों की गहराई थी 50 फीट, आज वो 5-7 फीट गहराई है। तो आखिर वो पानी जाएगा कहाँ? आपने जो स्टॉक था वो गाद से भर गया। एक पानी रहने का जो जगह था उसमें पूरा ओवरफ्लो होता था, तब गांव या खेत में जाता था। वो नदियां बिल्कुल समतल हो गई, लगभग खेत और नदी का सतह दोनों बिल्कुल बराबर है। आपके यहाँ स्टॉक पानी रखने का है नहीं। आप पहले हम लोग गांव में जाते थे तो हर गांव में 2-4 बड़ा बड़ा पोखरा होता था, जिसमें उस इलाके के लगभग 1-आधा किलोमीटर के जो भी वर्षा का पानी था उसमें स्टॉक हो जाता था। वो खत्म है या भर गया है। और खास करके उत्तर बिहार जो दरभंगा है, मधुबनी है, इन इलाकों में जो पोखरों का भरमार था, 2-2 किलोमीटर के एक पोखरा होता था, जिसकी गहराई 40 फीट 50 फीट है, वो 5-7 फीट है, उसकी सफाई नहीं हुई।
नदियों में जो गाद आया उसकी सफाई नहीं हुई, और जगह जगह जो रोड आपका बन रहा, रोड बन रहा है, चाहे उत्तर बिहार में हो, दक्षिण बिहार में हो, जो भी 4 लाइन 6 लाइन बोल रहा, तो ये नदियां जो गाद से भर गई है, ये जो 4 लाइन 6 लाइन बनाने का काम कर रहा है, तो आप उसी नदी के गहराई के मिट्टी क्यों नहीं उठाते हो? जो खेत में कहीं कहीं से कटाव होता है, लीज पर होता है, तो जो भी नदी बगल में है, तो नदी के मिट्टी कोई काटेगा तो इस पर ये टैक्स लगावेगा, उसका टेंडर करेंगे, तो आप उसमें उसको रिड्यूस कर दीजिए, मिट्टी की कीमत भी आपको नहीं लगेगा, और नदी को आप गहरा करिए, पोखरों को गहरा करिए, ताकि आपके पास में स्टॉक पानी जमा करने का रहेगा। अभी जो भी पानी आता है दौड़ते हुए, डुबाते हुए, आप गंगा में मिल जाती है, यहाँ खगड़िया के पास आके कोसी नदी के माध्यम से ये गंगा नदी में घुस जाती है पानी। चलिए बिल्कुल। तो ये कहीं पानी को स्टॉक करने का, रोकने की जगह नहीं है। ये सरकार की मंशा भी यही रहती है कि ये जो मौलिक जो सुधार करने का योजना है वो नहीं हो। आज ये हाई बाप क्यों होता है? ये 5-7 महीना जो वर्किंग सीजन होता है, फिर से वही बात निकल कर सामने आ रही है राम बदन जी कि सरकार खुद ऐसा चाहती भी। हाँ, जैसे मैंने मिट्टी काट के आप उसकी गहराई क्यों नहीं किया? वहां यदि स्टॉक उसको होगा तो ऊपर तो पानी नहीं आएगा। चलिए बिल्कुल राम बदन जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, गोपालगंज से अनीता हैं। स्वागत है अनीता जी आरएन अभियान में, क्या कहना चाहेंगे आप? फंड कलेक्शन के लिए कोई ऐसा यूनिट खोलिए जहाँ पर 5 रुपए 10 रुपए कलेक्ट करके बाढ़ पीड़ितों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा भी दी जाए। और दूसरा चीज की हमारे सजेशन की, कटाव जो मिट्टी का हो रहा है तो उसको बांधने की कोशिश की जाए, चाहे कोई धातु से या किसी से दीवार की तरह खड़ा करना पड़ेगा, फाटक जैसा बगल से, साइड से। हमें नहीं पता, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं अपने दिमाग से सोच रही ताकि पानी काट के आगे न बढ़े। चलिए बिल्कुल अनीता जी, आपकी बात हम समझ सकते हैं, और ये सुझाव अगर सरकारी महकमे के लोग देख रहे होंगे तो शायद उनके लिए एक अच्छा सुझाव भी है। लेकिन गोपालगंज की अगर बात की जाए तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए अनीता जी। मॉनसून शुरू होते ही बिहार में कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गोपालगंज के सदर प्रखंड के पथरा, कटघरवा, मेहदिया और सिरोवा गांव का दृश्य दिल दहला देने वाला है। कटाव और बाढ़ की आशंका ने लोगों को इतना डरा दिया है कि वे अपने आशियाने को उजाड़कर किसी सुरक्षित स्थान की तरफ जाने को मजबूर हो गए हैं। उन्हें प्रशासन से उम्मीद थी कि शायद कटाव पर कोई नियंत्रण लग पाए, लेकिन कटाव बढ़ता जा रहा है। 5 महीने में कटाव रोधी कार्य पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। कुछ दिन पहले नाराज लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा भी जताया था, पर हालात फिर भी नहीं बदले और अब लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कभी इस आशियाने को बनाने के लिए किस तरीके से खून और पसीना एक किया होगा लोगों ने, और आज अपने ही आशियाने को अपने हाथों से तोड़ने को मजबूर हैं, सिर्फ इसलिए कि कटाव इतना तेज है और बाढ़ का खतरा सर पर मंडरा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कैसे आशियाने को तोड़कर वो पलायन कर रहे हैं। कोई नहीं आवत देखे सुने, कोई ऑफिसर ना आयल तो घर टूटबे करी, बाल बच्चा कहीं जाके रही। ये नहीं दही ना ढई ना नू काहे घर टूट रहा बा? कटाव होता है, नदी आ गली लोग तो कटाव होता तो टूट रहा बा घर। परेशानी है भाई, हमनी के घर के जरी दरिया गईल, सारी सामान हमनी के ढह गईल। अब हमनी के मदद ये कोई मदद देवे यहाँ नहीं खे सरकार। अगर इसमें जो है ठोकर बना दिया गया होता तो आज स्थिति नहीं होती, लेकिन सरकार ऊपर से लेके नीचे तक चोर भरे हुए हैं, इसलिए चाहते हैं कि ठोकर बन जाएगा तो कमाई नहीं होगा, इसलिए हर साल बाढ़ आए और दया और कमाई हो। इस कमाई के लालच में सरकार जो है गरीबों को मार रही है। जो उचित होगा वो प्रशासन से दिलवाने का प्रयास करेंगे। इस बीच गांव वालों से मेरा अनुरोध है कि हमको जो भी सुरक्षित करने का उपाय हमारे पास है उससे हम सुरक्षित करने दें। इनका एक और ग्रीवांस था कि अप्रोच बना दें हम लोग, तो हमारे हित में भी है कि वो बन जाए। तो हम ब्रिक बैट्स डाल करके रोड बना रहे हैं कि हमारी भी गाड़ी आए, इनको भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद मुझे शायद अब कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ रहे हैं किस तरीके की भयावह स्थिति है। इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ बाढ़ से सुरेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है सुरेंद्र जी, इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या कहेंगे आप? सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं है जी,
ये इसके पास कोई प्लानिंग वे में काम नहीं होता है, कोई शेड्यूल नहीं बनता है जी। सीधे अनन फनन में जहाँ मन है जिस दिन मन है उस सीजनों के बरसाती करा देती है जी। एक के वो इच्छा शक्ति है कि पूरे हर एक विभाग में घोटाला की इच्छा शक्ति है। अब हम पेपर में पढ़ा था कि एक साल में 7 लाख लोग को कुत्ता काट लिया जी। ये इच्छा शक्ति है। हम पेपर में पढ़ा कि मर्द को गर्भाशय निकाल लिया, ये इच्छा शक्ति है जी। बाढ़ में काम स्टार्ट करने का मतलब है कि 15 जून के पहले सारा चीज खत्म हो जाए जी। लेकिन 15 जून से शुरू होने का ये मतलब साफ सरकार की मानसिकता है कि इसमें भयंकर घोटाला किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेबाक राय रखने के लिए। तो बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी ने, इसमें बिल्कुल इत्तेफाक हम भी रखते हैं। लेकिन सरवत जी, जो तस्वीरें हमने देखी उसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना है, आप तस्वीर देखने के बाद खुद अंदाजा लगा सकती हैं वहां के लोगों की मजबूरी, जो कभी खून पसीने से उन्होंने घर बनाया होगा, आज तोड़ रहे हैं और प्लान करने को मजबूर है। आपकी तस्वीरों को ही देखकर हम नहीं समझ सकते हैं, हम लोग उसी जगह से आते हैं। जी। सीतामढ़ी मेरा घर है और जिस गांव से हम आते हैं हमारा हम लोगों का खेत हर साल खेती नहीं कर पाते हैं, इसी बाढ़ में निकल जाता है वो। तो ये इन चीजों को हम लोग खुद फील करते हैं, महसूस करते हैं, झेलते हैं, इसलिए अच्छी तरह से पता है कि बाढ़ में कितनी बर्बादी होती है, कई जनरेशन, और हम जो पीछे हो जाते हैं हर साल वही प्रक्रिया से हमको गुजरना होता है। घर बनाओ, एक दर्शक ने बड़ी अच्छी बात कही है सरवत जी कि 15 जून की तारीख रखी गई कि उसके पहले हो जाना है, लेकिन यहाँ 15 जून से तैयारियां शुरू हो जाती है। इसलिए हमने शुरू में आपको कहा कि जो इन सब चीजों से जुड़े हुए अधिकारी या सरकारी महकमे जो भी हैं, उनके लिए किसी दर्शक ने कहा है कि ये भयावह नहीं वरदान हो जाता है, वाकई वरदान हो जाता है। ये लोग इसी इंतजार में होते हैं कि 15 जून शुरू हो, उसके बाद से हमारा काम शुरू हो जाए, हम रूम में बैठ करके, एसी रूम में बैठ करके यहाँ 2-4-10 ऑफिसर अपने फैसले करते हैं। ऐसे नहीं होता, वाकई जमीन पे जाकर के देखने की जरूरत होती है कि कितनी भयावह स्थिति होती है, और इसकी तैयारी वाकई दिसंबर से ही शुरू कर देनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। हम ये नहीं कहते हैं, जब आप जान रहे हैं कि बिहार का ये मसला है और ये होना है। और रहा सवाल कि नेपाल से पानी छोड़ने का और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, ब्लूप्रिंट की बात अभी सर ने कही, सही कहा इन्होंने, लेकिन आप भौगोलिक स्थिति देखिए। मेरी बात पहले सुन लीजिए, पहाड़ों को काट करके हम रास्ते बनाते हैं, पहाड़ों को काट करके हम रेलवे लाइन बिछाते हैं, पहाड़ों को काट करके हम एक टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं। कहीं ना कहीं ये नेचर से खिलवाड़ होता है। आज उसी की त्रासदी हम उत्तराखंड में झेल रहे हैं। उत्तराखंड में जो इतनी बड़ी त्रासदी, अंदर इतनी वो जो कहते हैं कि इलीगल माइनिंग करके खोखला कर दिया गया हुआ है, जो पानी के बहाव को नहीं रोक पाता। वो पहाड़ से, नेपाल में भी वही होता है, जो पहाड़ के पहाड़ निकल जाते हैं और पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि पानी को रोकना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे इंसान का बस नहीं होता है। उसको आपको झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है, या फिर आपको अपना आपदा प्रबंधन या जो कोई भी सरकार तैयारी कर सके, जितनी भी कर सके करे। और इसमें इन सब चीज़ों पे एटलीस्ट राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये काफ़ी तकलीफदेह चीज़ें होती हैं और एक इंसान से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। इंसान की इंसानियत और उनकी जिंदगी से कीमती कोई भी चीज़ नहीं होता है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सरवत जी आपने। मुकेश जी, दूसरी तरफ इन्हीं चीज़ को हम आगे भी बढ़ाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आप सरवत जी का भी जवाब दें, लेकिन एक सवाल उस तस्वीर को देखकर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 4 से 5 महीने में सरकार का ये कहना है 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च हो गए, आज भी कटाव वैसा ही चल रहा है। हमें नहीं लगता है, देख के ऐसा नहीं लगा कि कुछ खर्च हुए होंगे या कुछ इंतजाम किया गया और लोग घर छोड़ने को भी मजबूर हो गए। तो ये कहाँ गए ये पैसे? नहीं, देखिए सैयद साहब, आपको मैंने प्रारंभ में ही कहा कि इसकी विभीषिका का आंकलन करना, अब जब बाढ़ आपके दरवाजे पे आ चुकी है, बाढ़ आपके मानसून आपके दरवाजे पे आ चुका है, बाढ़ आपके दरवाजे पे आ चुका है, और इस पे आप जो काम कर रहे हैं वो तो केवल खानापुरी की बात है। महत्वपूर्ण ये था कि जो भी इससे संबंधित पदाधिकारी थे या सरकार थी या सरकारें थीं, उन्होंने इस बात की किस ढंग से विवेचना की और किस ढंग से तैयारियां की, किस ढंग का प्रबंधन किया उन्होंने कि बाढ़ की विभीषिका को कम किया जा सकता था। और ये जो बाढ़ें, मतलब ये जो बिहार की बाढ़ की समस्या है, वो हजारों किलोमीटर में फैली हुई है, क्योंकि नदियों के दोनों तरफ के तटबंध हैं, और ये इनमें पानी की किस ढंग का इनमें बहाव बदलेगा और किस ढंग से कटाव बदलेगा, ये भी इसको भी हम पहले से इसका आंकलन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रारंभ के स्तर पर रोकना, बीच के स्तर पर रोकना और आखिरी स्तर पर उसका फैलाव नहीं होने देना, ये तीनों इसका महत्वपूर्ण, इस प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा था।
जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, जिस ढंग से सरकार की व्यवस्था की खामियां उजागर हो रही हैं, वो गोपालगंज में आपको दिखाई पड़ा। कि गोपालगंज में जिस ढंग से स्थानीय लोग कह रहे थे, स्थानीय नेता कह रहे थे कि एक अगर कहीं स्पैरो दिया जाता या कहीं दूसरी तरफ से उसको रोकने के लिए पहले से कोई प्रबंधन किया गया होता तो उस ढंग से कटाव नहीं होता आने उसके पीछे के गाँवों में जिस ढंग से दिखाई पड़ता है। अभी मैं हाल में कुछ समय पहले छपरा गया था, तो जयप्रकाश जी के नगर के पास में जो उनका पैतृक नगर है उस गांव में मैं गया था। तो वहां मैंने पाया, नदी के किनारे जब गया देखा कि बड़ी तेजी से कटाव हो रहा है। लोगों ने बहुत पहले से, मतलब महीनों पहले से वहाँ पे और उसकी जानकारियाँ दे रखी थी। और आश्चर्य की बात है कि हरिवंश जी जो प्रभात खबर के संपादक हैं उसी गांव के रहने वाले, तो लोगों ने सूचना जरूर दी होगी और बाकी चीज़ होगा, लेकिन उसको रोकने का कोई प्रबंधन नहीं किया गया था। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि सरकार और सरकार के प्रबंधन की नीति वो केवल कागज पे होके रह जाती है, या जो अगर होती भी है तो आंशिक रूप से हो रही है। और जिस ढंग से ठोस व्यवस्थाएं करने की एक इच्छा शक्ति सरकार के पास होनी चाहिए थी वो नहीं, क्योंकि प्रभावित क्षेत्र, सैयद साहब महत्वपूर्ण है कि प्रभावित क्षेत्र हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और लाखों नहीं करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। इन दोनों चीज़ों के बारे में सरकारों की संजीदगियाँ, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। आप अपने राजनीतिक कार्यों को करते रहें, लेकिन आप जनता के हित को और जनता के जान माल की क्षति को नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप इसी बात की घोषणा करके आप वहां पहुंचते हैं कि हम आपको बेहतर सुविधा देंगे और ये जो बाढ़ें आती हैं ये इस बात का स्पष्ट दर्दनाक एक तस्वीर प्रस्तुत करती है कि सरकारें संवेदनशील नहीं हैं, सरकारें प्रबंधन करने में असफल होती हैं और बाद में लिपापोती करने के लिए हो सकता है, जैसा रामबदन राय जी कह रहे हैं, कि ये रिलीफ जो राजनीति होती है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनती है। तो आप इसके आर्किटेक्ट खुद बनते हैं कि हम जो है वो ठोस जो व्यवस्थाएं होती हैं बाढ़ को रोकने की वो नहीं करें और रिलीफ की जो राजनीति बाद में करें, जिससे जनता के हमको ये भरोसा दे सकें कि हम आपके ज़्यादा नज़दीक हैं और हम वोट की राजनीति करें। चलिए, वोट की राजनीति ना करें और राहत कार्य की तरफ देखें, क्या किया जा सकता है उसमें देखें। रामबदन जी, वक्त के पास हमारे पास मजबूरी है, वक्त कम है, एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया आप तीनों लोगों से चाहेंगे। रामबदन जी, सबसे पहले आप, क्या किया जा सकता है अब जब खतरा बिल्कुल सर पर खड़ा है? देखिए, अभी भी किया जा सकता है, लेकिन उतना ठोस इसका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी अपना आकार ले चुका है जी। और जो भी हमारा कमजोर पॉइंट है, तटबंध है, उस पर वो धक्का मार रहा है हमारी। तो क्या आपको ऐसा लगा कि वहां पर 3 से 5 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, जो तस्वीर हम देख रहे हैं गोपालगंज? वही बात हम बता रहे हैं, वो जो पहले जो ये लोग इसमें फंड खर्च करते हैं उसमें जितना घास छिलने का काम करते हैं और चूहा जिसमें बिल कर दिया उसको एक गो टुकड़ा भरने कम है, यही बाढ़ का बांध के मरम्मत का काम होता है। हम लोग देखते रहते हैं, घास छिल दिया और जहाँ जहाँ एक छेद है तो एक गो ईटा का टुकड़ा कर दिया, थोड़ा उसमें सीमेंट लगा दिया, और जहाँ बेग आएगा पानी के वहाँ पर जैसे ये जाल बांध के बोल्डर उस पर देना जो उसकी धक्का को थम सके, ये सब कोई उपाय नहीं होता। इसलिए अभी भी मौका है सरकार के पास में, जो भी कमजोर पॉइंट है वहाँ ये स्टॉक करके रखे, ताकि कुशहा जैसी स्थिति फिर बिहार को देखने को नहीं मिले। अभी खेत बर्बाद होता है, इसका तो भरपाई हम अगले साल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ हजारों जानें चली जाती है, मवेशियों की हत्या हो जाती है, वो इसकी भरपाई कभी हम नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो उस पॉइंट को इसको दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन ठोस इच्छा शक्ति की जरूरत है। खतरा यही है कि चुनाव आगे है, चुनाव में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ बांटा जाए, इसकी व्यवस्था करेगा तो यहाँ पर लेकिन हमारी बुझ के भी बांध लोग तोड़ देंगे। हमारी गुजारिश यही रहेगी, हमारी उम्मीद यही रहेगी कि कोई वोट की राजनीति ना हो। सरवत जी, नई साथी आपकी पार्टी बनी है, क्या उम्मीद की जाए? साथी की बात बिल्कुल नहीं कहेंगे, साथी वाली बात तो इससे मत ही जोड़ी। हमने पहले भी कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बहुत तकलीफदेह मामला होता है। अब 15 जून आ चुका हुआ है, मानसून पूरा रूप ले चुका हुआ, हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ सरकार करने की स्थिति में। तो अब इनको चाहिए कि कम से कम जाने बचा लें जो अफेक्टेड एरिया है या जहां लग रहा है। यानी अब ऐसा लगता है कि प्रिवेंशन जो हम लोगों ने सोचा था वो प्रिवेंशन नहीं, अब क्योर करना होगा, क्योंकि प्रिवेंशन के चक्कर में अगर एक बार मामला गड़बड़ाया तो कितनी जानें चली जाएंगी। तो कम से कम जानों को बचा लिया जाए, बाद में आप रिलीफ बांटते रहिएगा, रिलीफ की राजनीति करते रहिएगा, जो बिहार का नसीब बन चुका होगा। जो बिहार का नसीब बन गया। एक अंतिम प्रतिक्रिया मुकेश जी आपकी भी।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये होगा सैयद साहब कि जिला प्रशासन, जो बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं उनमें जिला प्रशासन को पूरी तरह रेड अलर्ट कर दीजिए आप कि भाई जो भी दोनों उसके तटबंध हैं और उस पर पूरी तरह गश्त होनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी तरफ जो उसमें नावें चल रही हैं उन नावों पे ज़्यादा लोड नहीं हो, और जो उसके लिए जो स्थानीय पदाधिकारी हैं और उसको जिम्मेवार बताया जाए कि अगर आपके क्षेत्र में अगर ऐसी दुर्घटना घटेगी या लोगों की जान माल की क्षति होगी, क्योंकि नदी को क्रॉस करने के लिए नाव, स्थानीय नावें हैं, वो लकड़ी के नाव हैं, तो उनको रोकने के लिए और उनमें ज़्यादा बोझ नहीं हो, ज़्यादा लोग नहीं चढ़ें, ये इसको रोकने की तत्काल व्यवस्था करनी हो। और तीसरी बात, जो स्थानीय जिला प्रशासन है और जल संसाधन के अधिकारी हैं और जो उनके इंजीनियर्स हैं, उनको पूरी तरह उनकी छुट्टियों को आप कैंसिल करें और उनको पूरी तरह स्थानीय रूप से एक क्षेत्र देते हुए कि 10 किलोमीटर का क्षेत्र इस जेई साहब का है, 10 किलोमीटर का क्षेत्र, 20 किलोमीटर का क्षेत्र जो है एसडीओ इरिगेशन का है, और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है 50 किलोमीटर का क्षेत्र है, और उसको हर एक दिन का मैपिंग करके वो जिला प्रशासन को सूचित करें। और जिला प्रशासन जो है यहाँ जो इनका कंट्रोल रूम हो, फ्लड इरिगेशन कंट्रोल रूम हो, वो एक तैयारी होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो अगर बाढ़ आती है तो उसके लिए जो जान माल की क्षति नहीं हो, पशु की क्षति नहीं हो, या भौतिक जो संसाधन हमारे हैं, रोड नहीं बहे, बाकी चीज नहीं बहे, क्योंकि हजारों हजार करोड़ रुपए का हर एक साल का नुकसान झेलना उचित नहीं है। तो उसके लिए कोई मुवक्कल व्यवस्था होनी। चलिए, यानी अब प्लानिंग नहीं, अब आपको एक्शन करना होगा और बहुत तेजी से एक्शन करना होगा। हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे रामबदन जी, सरवत जी और मुकेश जी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका हल जरूर निकले और सरकार शायद सचेत हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामबदन जी आपका भी, सरवत जी आपका भी और मुकेश जी आपका भी आने के लिए और चर्चा करने के लिए। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय और सुझाव हमारे सामने रखी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉग इन करें www.rntv.co.in।